Hello, my dear friends. Welcome to the class of Arbitration and Conciliation Act 1996. I hope your syllabus is going well and your preparations are also on the peak. It's the high time for the examinations. Examination notifications are out. Start filling your forms. The students who are preparing for judiciary, just be ready and stay tuned with these sessions. Keep your study consistent. So today's topic is टर्मिनेशन एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ आर्बिट्रेशन। आपको पता है आर्बिट्रेशन एक्ट में हम ऑल अबाउट आर्बिट्रेटर एंड व्हाट इज आर्बिट्रेशन हम रीड कर रहे हैं। आज का सेशन जो होगा बच्चे वो होगा कि हाउ यू कैन टर्मिनेट द प्रोसीडिंग्स दैट आर गोइंग इन आर्बिट्रेशन। अगर आपको आर्बिट्रेशन में जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उनको टर्मिनेट करना है तो वो कौन से ग्राउंड्स होते हैं जिन पर आप इनको टर्मिनेट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो वी विल स्टडी व्हाट्स द जुरिस्डिक्शन और द स्कोप ऑफ आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का जुरिस्डिक्शन क्या होता है, ठीक है, और ये आपके गिवन है इन सेक्शन 14 to 16, 14, 15 and 16 we are going to cover today. So let's start our topic. The very first section is hereby written for you. What it says that the grounds for the termination are given under section 14 and 15 of the act. 14 और 15 में दिया गया है कि कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिन पर आप एक आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को टर्मिनेट कर सकते हो। एंड दीज आर द वेरी फर्स्ट गिवन फॉर यू। कौन सा पहला ग्राउंड होगा बच्चे जिस पर आप ग्राउंड्स को टर्मिनेट कर सकते हो? इफ he is here about the arbitrator, right बच्चे, आर्बिट्रेटर की बात होगी। So if arbitrator is not able to dash his functions, is not able to perform his functions, आर्बिट्रेटर का जो काम दिया गया है उसको जो भी ड्यूटीज मिली है उनको परफॉर्म करने में वो नाकामयाब है विदाउट अनड्यू डिले, मीन्स ज्यादा देरी किए बिना टाइम पर अगर वो अपना काम कर देगा दैट्स द गुड थिंग। बट अगर वो अननेसेसरीली डिले कर रहा है, अपना काम टाइम पर नहीं पूरा कर पा रहा है, तो आपको वो प्रोसीडिंग टर्मिनेट करनी पड़ेगी। मूविंग टू द सेकेंड वन, इफ ही विड्रॉज और इज डैश बाय द पार्टीज, या तो वो खुद से ही विड्रॉ कर लेता है कि मुझे आपकी प्रोसीडिंग्स में नहीं करना, और या वो पार्टीज ने उसको टर्मिनेट कर दिया है कि नहीं अब हमें नहीं चाहिए, आप जा सकते हो, या हम आपको एज एन आर्बिट्रेटर नहीं रख सकते। ये भी ऐसे ग्राउंड्स है जिन पर टर्मिनेशन पॉसिबल है। या पार्टीज आर नॉट रेडी टू take him as an arbitrator, or the arbitrator himself don't want to participate in that proceeding, he don't want to adjudge that proceeding, वो खुद से भी withdraw कर सकता है अपना नेम, क्योंकि एक proceeding को कवर करने के लिए the very first requirement is कि जो आर्बिट्रेटर है उसकी फ्री कंसेंट होनी जरूरी है। कहीं पर भी अगर वो अपनी कंसेंट को विड्रॉ करता है तो समझिए वो आपकी प्रोसीडिंग को एडजस्ट नहीं करना चाहता, आपको अपनी प्रोसीडिंग किसी और आर्बिट्रेटर के पास लेकर जानी पड़ेगी। फाइन, द नेक्स्ट थिंग गिवन टू यू इज ही शैल बी टर्मिनेटेड, मीन्स आर्बिट्रेटर टर्मिनेट कब हो जाएगा? वेयर वो अपना नाम विड्रॉ कर लेगा एंड विड्रॉज हिमसेल्फ, खुद से ही करता है, या फिर बाय एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज, पार्टीज के बीच में कुछ ऐसा एग्रीमेंट हो जाता है जिसकी वजह से उसको विड्रॉ करना पड़ता है। तो ये ग्राउंड्स ऐसे हैं बच्चे जहां पर आर्बिट्रेटर अपनी प्रोसीडिंग्स को क्या करता है? विड्रॉ करता है, राइट। नाउ कमिंग टू सेक्शन 15 फर्दर, व्हाट इट सेज दैट एडिशनल ग्राउंड्स फॉर द टर्मिनेशन। ये तो हमने पढ़ लिए कि कौन से ग्राउंड्स हैं, व्हाट आर दोज एडिशनल ग्राउंड्स। मैंने आपको बोला था ना 14 और 15 हमें ग्राउंड्स देता है कि कब प्रोसीडिंग टर्मिनेट हो सकती है। तो अब इसी में ही है सेक्शन 15 क्या बात करता है? सेक्शन 15 सेज परपर्ट्स टू सेट आउट एंड डैश ग्राउंड। कौन सा ग्राउंड देता है? इट सेट्स आउट एन एडिशनल ग्राउंड फॉर टर्मिनेटिंग द मैंडेट ऑफ एन डैश। किसका मैंडेट? आर्बिट्रेटर का। अगर आर्बिट्रेटर पहले से ही फिक्स हो चुका है तो सेक्शन 15 एक एडिशनल ग्राउंड देता है जिससे कि आप उसके मैंडेट या टाइम पीरियड को हटा सकते हो। इफ वेयर ही विड्रॉज फ्रॉम द ऑफिस फॉर एनी रीजन, अगर वो विदाउट किसी भी रीजन से विड्रॉ कर जाता है तो समझिए सेक्शन 15 ग्राउंड दे देता है कि आप आर्बिट्रेटर को खुद से भी हटा सकते हो।
परफेक्ट बच्चे, इसमें कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है, वेरी इजी। सेक्शन 15 पर्पस टू सेट आउट क्या एक एडिशनल ग्राउंड देता है, किस चीज को, टर्मिनेटिंग द मैंडेट ऑफ आर्बिट्रेटर, अगर वो आर्बिट्रेटर खुद से ही क्या करता है, विड्रॉज फ्रॉम द ऑफिस। राइट बच्चे, मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज चैलेंज टू ज्यूरिसडिक्शन। अब हम बात करते हैं कि ज्यूरिसडिक्शन क्या कहती है, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आर्बिट्रेशन। तो यहां पर आप आ जाइए, सेक्शन 16 empowers an arbitral tribunal to decide। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आपको पता है क्या होती है, ऐसी ट्रिब्यूनल्स जो आर्बिट्रेशन से रिलेटेड सारे मैटर्स को देखती है, ठीक है ना। जैसे हमारी कंपनीज ट्रिब्यूनल होती है ना, टैक्स के लिए आप टैक्सेस ट्रिब्यूनल है, फैमिली कोर्ट्स हैं हमारी फैमिली मैटर्स के लिए, ऐसे ही आर्बिट्रेशन के मैटर्स को देखने के लिए क्या है बच्चे हमारे पास, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तो अब इसमें क्या बोला गया, दैट सेक्शन 16 क्या बताती है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स जो हैं, दे हैव टू डिसाइड द क्वेश्चन एज टू इट्स डैश, क्वेश्चन एज टू इट्स ज्यूरिसडिक्शन। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स को ही खुद से फिक्स करना पड़ेगा कि उनकी ज्यूरिसडिक्शन या उनकी स्कोप में क्या क्या आता है। देन दे ऑल्सो हैव टू डिसाइड द ऑब्जेक्शन एज टू द एग्जिस्टेंस और वैलिडिटी ऑफ द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हुआ है उसकी वैलिडिटी या फिर उसकी क्या चेक करने के लिए बच्चे, एग्जिस्टेंस, कोई उसमें ऑब्जेक्शन तो नहीं है, कोई इसमें डाउट तो नहीं है, कोई इसमें एरर तो नहीं है, और क्या वो एग्रीमेंट अभी भी वैलिड है, क्या सारी कंडीशंस प्रॉपरली फॉलोड अप हैं, ये सब बातें कौन चेक करता है, दिस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को ये पावर किसमें दी गई है, सेक्शन 16 में। अब ये सब चेक करने के बाद नेक्स्ट चीज क्या हो सकती है, या तो उसको सब चीजें करेक्ट मिलेगी तो परफेक्ट है, आर्बिट्रेशन विल गो ऑन। बट इफ व्हाट विल हैपन, अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को ये सब चीजों में कुछ गड़बड़ी लगी, सो इफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होल्ड्स दैट द कॉन्ट्रैक्ट जो था या जो एग्रीमेंट था वो नल एंड वॉइड है, ठीक है ना, वो वॉइड है, नल है, उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, देन इट विल नॉट रिजल्ट इन द ऑटोमेटिक इनवैलिडिटी ऑफ द आर्बिट्रेशन क्लोज। ये बात बहुत समझने वाली है बच्चे, बहुत अच्छे से क्या दिया गया है, सपोज कीजिए ये एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट, आपको पता है पूरा कॉन्ट्रैक्ट है। अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, वन थिंग, सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग, क्लोजेस होते हैं डिफरेंट, ऐसे ही एक इसमें आ गया बच्चे आर्बिट्रेशन क्लोज, ठीक है ना। अब जब ये पार्टीज के बीच का एग्रीमेंट था, ये कहाँ जाता है, सपोज कीजिए जब ये आया आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट रीड किया और पूरा कॉन्ट्रैक्ट को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये तो नल और वॉइड है। तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि जो ये आर्बिट्रेशन क्लोज से रिलेटेड बात लिखी हुई है ये भी वॉइड हो जाएगी, ये आपको एक अलग लेकर चलनी है। वन थिंग क्लियर बचे क्या, कि इफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स जो है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट को अगर होल्ड करती हैं और उनको लगता है कि ये नल या वॉइड है, तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि हम आर्बिट्रेशन क्लॉज को भी इनवैलिड प्रूव कर दें, नहीं, इनवैलिडिटी उसकी ऑटोमेटिकली नहीं होती। सेक्शन 16 क्लॉज 5 फर्दर स्टेट्स दैट व्हेन एन अवार्ड हैज बीन, कोई अवार्ड हैज बीन आफ्टर डैश ऑफ ऑब्जेक्शंस, आफ्टर rejection of objections as to the lack of or excess of jurisdiction, means कि excess jurisdiction की वजह से या फिर jurisdiction की कमी की वजह से, ठीक है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट उठा था और उस ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, रिजेक्शन हो गया, मींस वो रिजेक्ट कर दी कि नहीं नहीं, ना एक्स्ट्रा है ना कम है, जुरिस्डिक्शन प्रॉपर है, तो इससे जो अवार्ड पास होता है, द एग्रीव्ड पार्टी में मेक एंड डैश टू सेट असाइड, एग्रीड पार्टी एक एप्लीकेशन देंगी, एप्लीकेशन किस चीज की, कि अवार्ड को सेट असाइड कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्शंस अगर उन्होंने उठाए थे और ऑब्जेक्शंस जो है वो रिजेक्ट हो गए, मतलब उनमें कोई खोट कोई कसूर नहीं मिला, प्रॉपर जुरिस्डिक्शन थी, और जब अवार्ड पास हुआ तो आप रेडी नहीं हो, मतलब आपको डाउट है अभी भी कि नहीं लैक और एक्सेस जुरिस्डिक्शन थी, तो एग्रीव्ड पार्टी क्या करेगी, वो एप्लीकेशन देगी कि अवार्ड को सेट असाइड कीजिए। अवार्ड कैन बी डैश, अवार्ड को फिर से चैलेंज किया जा सकता है, चैलेंज किस चीज पर, ऑन द ग्राउंड की ऑब्जेक्शन जो थे वो रॉन्गली रिजेक्ट हुए हैं, हमारे ऑब्जेक्शन जो थे वो क्लियर थे,
ऑब्जेक्शंस मींस भाई जुरिस्डिक्शन, जो हमने ये पढ़ा है ना बच्चे, जुरिस्डिक्शन की क्वेश्चन एज टू जुरिस्डिक्शन या वैलिडिटी ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, ये सब, इन सब से रिलेटेड अगर कोई भी चीज का आपने ऑब्जेक्शन उठाया और ऑब्जेक्शन जो है वो गलती से रिजेक्ट कर दिया गया, तो आपके पास पूरा राइट है कि जो उस गलती से किए जाने के बावजूद अवार्ड पास हुआ था, उस अवार्ड को आप चैलेंज कर सकते हो। ऑल राइट, वेरी इजी लैंग्वेज। 14, 15, 16 आज अपने सेक्शन किए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं बच्चे। अपनी प्रिपरेशंस को टाइम पर पूरा कीजिए, कोई भी सेशन, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। एनीथिंग कैन कम इन एग्जाम बिकॉज दीज आर सो मच हाई लेवल ऑफ एग्जाम्स आर देयर, तो आपको उनमें कोई भी चीज ऐसे स्किप नहीं करनी है जिसका लेटर ऑन आपको बहुत ज्यादा गिल्ट हो, पछतावा हो कि काश मैं वो काम या वो मैं टॉपिक पढ़ के चला जाता है, चली जाती। राइट बच्चे? सो keep your studies going on, be consistent and follow my principle, what it is, that is read, revise, repeat. Right? And with this session is over. Stay tuned for the next one. Thank you.